नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज मूलचंद गुजर एंड वेलकम टू माय चैनल मूलचंद जय हो। दोस्तों, हम कल पढ़ रहे थे भारत का सामान्य परिचय के अंदर अक्षांश और देशांत रेखाओं के बारे में। उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसके बारे में हमने पूरा नहीं पढ़ा था, इसलिए हम आज भी उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक था क्षेत्रफल, फिर दूसरा था अक्षांश। भारत का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार। कल हमें भारत का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। भारत का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार, कल हम इसको पढ़ रहे थे। आज हम इसको और भी विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी हम आज ये पढ़ेंगे कि भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है। यानी कोई भी देश मान लीजिए, चाहे भारत मान लीजिए, पाकिस्तान मान लीजिए, चीन, कोई भी देश मान लीजिए, हर देश की स्थिति और उसका आकार का मालूम ज्ञात करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना बेहद ही जरूरी होता है। इसलिए हम आज पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। यानी कि भारत कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, अर्थात भारत कुल कितने देशांतरों में फैला हुआ है। जैसे इसे भारत की स्थिति भी कहा जाता है। यानी भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश वह 68 डिग्री 7 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा देश फैला हुआ माना जाता है। यानी कुछ बच्चों की ये भी कंफ्यूजन है कि सर ये उत्तरी अक्षांश, ये पूर्वी देशांतर है क्या। तो इसको समझने के लिए हमें और एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। वहां पर है डस्टर। टॉपिक था भारत का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार। हमने आपको बताया कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। मैंने कहा था कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मानते सर ये पूर्वी देशांतर, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी अक्षांश, दक्षिण ये होती क्या है, तो हम उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए ग्लोब है, इस ग्लोब के हमने दो टूक कर देते हैं। ये बीच वाली लाइन है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, इसके बीचों बीच एक खड़ी रेखा भी होती है, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अपना प्रश्न था कि सर पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये होती क्या है, तो ये हम समझ लेते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर का जो ये भाग है उसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के ठीक उत्तर में जो क्षेत्र है भूभाग का वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, जबकि 0 डिग्री अक्षांश के ठीक दक्षिण का जो भूभाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा का दक्षिणी भाग ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। यानी ये वाला भाग जो नीचे का भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध और ये जो ऊपर का भाग है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। देखो यहाँ पे गोलार्ध आ रहा है, नाम क्या है? गोलार्ध। क्या गोलार्ध का मतलब है गोले का आधा भाग। जैसे ये एक गोल है, एक गोला है, इसका ये आधा भाग हो गया तो ये क्या हो गया? गोलार्ध। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। यानी गोलार्ध क्या होता है? गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहा जाता है। जैसे ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, गोले का आधा भाग, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, गोले का आधा भाग। ये तो आपको समझ में आ गई कि उत्तरी गोलार्ध क्या होती है और दक्षिणी गोलार्ध क्या होती है। इसे अब आगे देखिए, देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका जो इधर वाला भाग है पश्चिम, इधर वाला भाग यह पूर्वी देशांतर। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा का जो ये भाग है ये पश्चिमी देशांतर, ये भाग है पूर्वी देशांतर कहलाता है। आगे है पश्चिमी देशांतर को
पश्चिमी गोलार्ध भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टॉप। क्या बोल सकते हैं? अरे यार, क्या क्या बोल सकते हैं? हाँ, क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? पश्चिमी गोलार्ध, इसको बोल सकते हैं पूर्वी गोलार्ध। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा का जो पश्चिमी भाग है इसे पश्चिमी देशांतर या पश्चिमी गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा का जो ये भाग है उसे पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। हमारा क्वेश्चन यही था कि सर देशांतर, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, ये होते क्या है, जो शायद आप समझ गए भी होंगे। आगे है, अब हम इसको ही मान लीजिए हमारा भारत देश की स्थिति थी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश वह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश। इसका मतलब यह है कि हमारा देश उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। कौन से अक्षांश में? उत्तरी अक्षांश में। तो मान लीजिए ये तो गारंटी है कि हमारा देश 0 डिग्री के उत्तर में है, तो समझ गए आप। फिर दूसरा है पूर्वी देशांतर, यानी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा देश इस क्षेत्र में फैला हुआ माना जाता है। अब इस क्षेत्र में भी कहां पर फैला हुआ है वो हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ये 15, ये 30, ये 45 और ये 60, ये 75, ये 90। अब हमारे देश की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट मान लीजिए ये 0 है, तो 8 इसके बीच में मान लीजिए, यानी लगभग यहां 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री यानी 15, 30 इसका आता, यानी यहां से यहां, ये तो क्या उसका अक्षांशीय विस्तार, यहां से यहां तक का क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार। अब हम देखते हैं उसका देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट यानी पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर कौन सी है? यह है। तो यहां 0 है, इसके बाद में ये 30 मानेंगे, ये 60 मानेंगे, ये 90 मानेंगे,
यानी 0, 15, 30, 90, 120। हमारा देश है 68 डिग्री, तो 0 है 30, 30 की थोड़ा आगे यहां, लगभग यहां से लेकर के ये 120 है, तो इसको यहां पर मान लीजिए। तो अपन कह सकते हैं इस क्षेत्र में अपना देश फैला हुआ माना जाता है। इसका हम थोड़ा कच्चा मानचित्र आपकी समझ के लिए बना देते हैं यहां। यानी ये हमारे देश की अवस्थिति है, इसको हम अलग से मानचित्र बना करके भी पढ़ेंगे, लेकिन हम किसी वर्ग के ऊपर या किसी ग्लोब के अंदर भारत को कैसे अंकित कर सकते हैं उसको समझने के लिए हमें उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर इसको अध्ययन करते हुए हमने हमारे भारत देश की स्थिति का अंकन किया है या उसका मालूम किया है। फिर आगे है, शायद आपको समझ में आ गया होगा, भारत का क्षेत्र इस विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। ये 0 है तो यहाँ लगभग 8 है, 8 डिग्री 4 मिनट, तो यहाँ हम लिख देते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तर से यहाँ लिखते हैं 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश से यहाँ है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और इन अक्षांशों के मध्य जो भूभाग फैला हुआ है उसे भारत देश कहा जाता है। हमें भारत देश के बारे में और भी आपको बताएंगे अन्य तथ्य। क्या बताइए, आपको अन्य तथ्य बताएंगे। हम भारत का एक अच्छा मानचित्र बनाते हैं। मान लीजिए भारत का कच्चा मानचित्र है, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। मान लीजिए ये अपना हिंदुस्तान का कच्चा मानचित्र है, इसकी ये देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट। यह है 97 डिग्री 25 मिनट। ये अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट। से 37 डिग्री 6 मिनट। ये भी क्या है, अक्षांश। इसलिए आप समझ गए होंगे ये देशांतर और ये क्या है, अक्षांश। अब कईयों के मन में ये कंफ्यूजन आता है कि सर ये देश
भारत क्यों कहलाता है? इसे इंडिया भी कहा जाता है, इसे आर्यावर्त भी कहा जाता है, इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है। पहला, इसका नाम भारत है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे देश के अंदर एक राजा था, उस राजा का नाम था भरत। क्या नाम था उसका? उस राजा का नाम था भरत। तो उस राजा का नाम भरत होने के कारण हमारे देश को भी क्या कहने लग गया? हमारे देश को भी हम क्या कहने लग गए? भारत। तो यह आपको क्लियर हो गया कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। सभी को मालूम है, क्योंकि पहले एक राजा था जिसका नाम क्या था? भरत। उस भरत नाम के कारण हमारे देश को भारत कहा जाने लगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है भारत के बारे में कि सर इसे हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? पहले हमारे देश के अंदर, यानी कौन सा देश? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? दोस्तों, हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जिसका नामकरण हिंद महासागर के नाम से पड़ा। यानी हमारे देश के नीचे एक सागर है। क्या है? एक सागर जिसका नाम है हिंद महासागर। इसलिए उस सागर के कारण इस देश का नाम भी क्या पड़ गया? हिंदुस्तान पड़ गया। इसकी एक बात और आती है, यहां जो यूनानी लोग रहा करते थे वो लोग से को है बोला करते थे। क्या? से को है बोला करते थे, इसलिए वो लोग सिंधु नदी को हिंदू बोला। यानी एक नदी थी जिसका नाम था सिंधु, उसको उसने क्या बोला? हिंदू। यानी सिंधु नदी को वो लोग हिंदू बोले। वह इसके अलावा इस देश को भी उसने सिंधु नदी के कारण ही हिंदू यानी हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। अब एक के नाम और है जो हमारा देश उस नाम से प्रसिद्ध है, वो है आर्यावर्त। यानी यहां आर्य नामक के लोग रहा करते थे, इस कारण हमारे देश को आर्यावर्त कहा जाने लगा। यह हमारे देश का सामान्य परिचय था। उसके अंदर नाम से संबंधित जो टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में होता है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना, उसका भी आंसर दिया जाएगा। अब हम आपको पढ़ा रहे थे भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, जो शायद आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये इसका देशांतरीय विस्तार है और ये इसका अक्षांशीय विस्तार माना जाता है। और बात करें इस देश की लंबाई और चौड़ाई की, तो दोस्तों हम उसकी बातें करेंगे अगले वीडियो के अंदर। लेकिन कल कुछ कमेंट आ रहे थे, कुछ स्टूडेंट कमेंट दे रहे थे कि सर जो रेखाएं होती हैं उसमें अर्धवर्तीय रेखाएं कौन सी होती हैं? यानी कल 3-4 प्रश्न थे, वो प्रश्न हम यहाँ लिखते हैं, उसके बाद में उसका भी वर्णन करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी
कौन सी रेखाओं को अर्धवर्तीय रेखा कहा जाता है? रेखा कहा जाता है। दूसरा है वेटिकन सिटी। एक अलग राष्ट्र क्यों बना? राष्ट्रीय क्यों बना? और एक प्रश्न और था, कि किस दिशा की ओर जाने पर किस दिशा की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती व बढ़ती है? ये 3 क्वेश्चन थे कल एक बच्चे का कमेंट ये दिया था कि सर जो परिभाषाएं हैं अक्षांश और देशांत रेखाओं की, सर उसमें कुछ मिस्टेक लगता है, लेकिन मेरी राय से तो कोई मिस्टेक है नहीं, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। यदि आपकी राय में कोई परिभाषाएं यदि आपको अलग लगती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से वो परिभाषाएं लिख के बताना। यानी पहला प्रश्न था, कौन सी रेखाओं को अर्धवर्तीय रेखा कहा जाता है? मान लीजिए ये ग्लोब है, इसके अंदर जो ये खड़ी रेखाएं हैं इसके अंदर जो खड़ी रेखाएं हैं इन रेखाओं को अर्धवर्तीय रेखा कहा जाता है। यानी अपन ये भी कह सकते हैं कि देशांत रेखाओं को अर्धवर्तीय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों सर, क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनके आने से कोई वर्ग नहीं बनता, ये सब रेखाएं अलग अलग हैं, यानी एक आधे वर्ग का ही निर्माण करती है। तो किसी का प्रश्न ये भी हो सकता है कि सर पूर्ण वर्तीय रेखाएं कौन सी होती है? तो दोस्तों पूर्ण वर्तीय रेखाएं सभी अक्षांश रेखाओं को कहा जाता है। यानी जो अक्षांश रेखाएं होती है उसे पूर्णवर्तीय रेखाओं के नाम से जाना जाता है, जबकि जो अर्धवर्तीय रेखाएं मानी जाती हैं उसे देशांत रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है। शायद ही सर आपको मालूम पड़ गया होगा कि सभी जो देशांत रेखाएं हैं उसे अर्धवर्तीय रेखा के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन था, वेटिकन सिटी अलग राष्ट्र क्यों बना? एक बच्चे का क्वेश्चन था कि वेटिकन सिटी अलग राष्ट्र क्यों बना। इसके बारे में दोस्त हम आपको बताएंगे। वेटिकन सिटी के बारे में आपको सबको मालूम है, दुनिया का एकमात्र ऐसा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश माना जाता है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है। कितना है? 44 हेक्टेयर। यानी इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। इस देश में मात्र 1000 लोग ही पाए जाते हैं। कितने लोग? मात्र 1000 लोग ही पाए जाते हैं। दूसरी बात,
ये देश इटली देश के अंदर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है क्या? रोम। रोम एक राज्य है इटली शहर का। उस रोम के अंदर मात्र 44 हेक्टेयर के अंदर एक क्षेत्र है जो वेटिकन सिटी कहलाता है। सर ये तो बात सबको मालूम है, वेटिकन सिटी कहलाता है, लेकिन ये अलग राष्ट्र क्यों बना, इसका भी आंसर है। उस समय इटली के अंदर चर्च लोग थे और दूसरे थे पिपली लोग। तो चर्च और पिपली लोगों के अंदर इसी वेटिकन सिटी को लेने की होड़ मच गई। क्या मच गई? होड़। इटली वाले ही चाहते थे कि वेटिकन सिटी हमारा ही भाग रहे, लेकिन जो चर्च के अलावा जो पिपली लोग थे वो ये मानते थे कि ये राज्य हमारे कब्जे में हो। इसलिए इटली देश ने इस राज्य को एक स्वतंत्र, एक अलग राज्य ही या एक अलग देश ही घोषित कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेटिकन सिटी एक अलग देश है। जो दर्जा एक देश को दिया जाता है वो पूरा का पूरा दर्जा इस देश को भी प्राप्त है। इसका अलग एक डाक टिकट है, यानी जो देश एक अलग होता है उसकी जो भी स्वतंत्रता होती है वो सभी स्वतंत्रता इस देश को प्राप्त होती है। शायद आपको यह कंफ्यूजन भी आपको मिल गया होगा कि सर वेटिकन सिटी अलग राष्ट्र क्यों बना। अब एक क्वेश्चन था कि किस दिशा की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती भी है तो बढ़ती भी है। इसका आंसर भी आपको हमें बताइए। मान लीजिए ये ग्लोब है। ग्लोब के अंदर ये 20 वाली रेखा है जिसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जब इसके उत्तर में ये इसके दक्षिण में कहने की बात यह है, हम 0 डिग्री उत्तर से 0 डिग्री से उत्तर की ओर, या हमें इसे ऐसे बोल सकते हैं, हमें विषुवत रेखा, कौन सी रेखा? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती जाएगी। लंबाई कम कैसे होगी? जब हमें विषुवत रेखा से ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, यदि हम उस ओर जाएंगे तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उसकी लंबाई घटती जाएगी। सर तो बढ़ेगी कैसे? जब हमें ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो इन अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो बढ़ेगी। शायद आप सभी को अपने कमेंट के माध्यम से जो अपनी राय मांगी थी उसका आपको आंसर मिल गया होगा, लेकिन हमें आपको फिर से ये कह रहे हैं कि आज भी यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपनी राय आपसे देना, और जो भी आपको दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं चल रहा है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, तो आप एक कमेंट के माध्यम से अपनी राय को प्रस्तुत कर सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर आप तो बहुत ही धीमे पढ़ा रहे हैं। अरे धीमे हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, हमें कहीं वाक्य नहीं जाना है, हम हर चीज को इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही न पड़े। इसलिए हम हर चैप्टर को काफी निम्न लेवल से पढ़ा रहे हैं
आपको लगता है सर कि ये चीज हमें आती है, अरे आती है, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं बेचारे उनको नहीं आती, इसलिए हमें निम्न लेवल से उस लेवल की ओर जाना प्रारंभ कर रहे हैं। हम हाई लेवल पढ़ाएंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम, क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो निम्न लेवल के लिए जाने जाते हैं, तो हम उस बच्चे को भी साथ लेना चाहते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य देना कि सर वीडियो हमें अच्छा लगा, सर हमें उस चीज के बारे में बताइए, उसके बारे में भी आप अपनी राय कमेंट में देना। और यदि एक बात और समझ लीजिए, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वो हमारे, यदि हम कह रहे हैं कि वो सबसे पहले हमारे चैनल मूलचंद ज्योग्राफी को सब्सक्राइब करें, जब वो सब्सक्राइब करेंगे तो आप एक आइकन आता है बेल आइकन, उसे आपसे दबाइए। क्यों? क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको जो हम वीडियो बनाते हैं वो वीडियो आपको रोज ही पहुंचेगी। इसलिए आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको मैसेज के माध्यम से वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy